हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एक बार का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन का संघर्ष असाइनमेंट नंबर ये 2 है। तीसरा भी आपको मिल गया, जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा उसको ध्यान से, ठीक है ना भाई। और आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो असाइनमेंट था संघर्ष असाइनमेंट यूनिट एंड डायमेंशन का, बहुत ही सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज था। आप उसमें देख रहे थे डायमेंशन ही तो कैलकुलेट करना था, सब डायमेंशन पे बेसिस पे मैट्रिक्स मैच थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, छोटे मोटे कैलकुलेशन थे, डायमेंशन डायमेंशन पूछा था। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड। तीसरा होगा एरर पे बेस्ड। चौथा होगा इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड। पांचवा होगा सिर्फ जे एडवांस के सवाल होंगे, वो फिर से दोबारा आपको कराएंगे क्योंकि दूसरी बार जे एडवांस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जितने हमने क्लास में करें उसके साथ साथ। अरे बाप रे बाप। फिर होगा आपका महामंथन। सोच रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट एससीबी के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे किताबों के क्वेश्चंस, जेई मेन के सारे 6 साल के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के 10 साल के पीवाईक्यू, इसमें तो सारे ही करें। आगे भी चैप्टर्स में ही लगभग लगभग सारे करेंगे, ठीक है, सारे करेंगे। भले आप क्लास में नहीं समझ पाओगे, उसको आप असाइनमेंट में ट्राई करना, कोशिश करना और फिर करना। इससे क्या होगा कि हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा, हर तरह के क्वेश्चंस के लेवल आप देख चुके होगे, तो एग्जाम में बैठ के आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा सवाल हमको फटाफट करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है। और फिर टाइम बचे तो लेंदी क्वेश्चंस आपको करने। तो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, बहुत सारे जे एडवांस के क्वेश्चंस, उसमें से आप 100% पीएचडी कर लो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको 2-4% चीजें समझ नहीं आई होगी। 10 सवाल जे एडवांस के करा, जिसमें से 8 आपको समझ में आ गया, 3 नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं। कम से कम आपको ये तो आ गया कि ऐसा सवाल होता तो ऐसा कुछ करते हैं। 8 में तो पीएचडी हो गई आपकी, 2 में नहीं भी हुई तो चलेगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको नहीं करने एग्जाम में। समझ गए, आप नहीं कर पाओगे। 40 सेकंड या 60 सेकंड आपको 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट में आप कैसे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल 4-4 मिनट 5-5 मिनट में होने वाले सवाल कर लेंगे। तो फिर सर क्या करेंगे, बहुत मुश्किल पेपर आया 25 जैसा, 16 जैसा, तो उसमें आपको 38-40 सवाल ही करने हैं। और 38-40 सवाल जो करके आएगा वो टॉप करेगा, एकदम टॉप 100 में रैंक आएंगी उसकी। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला सवाल है जेई मेन 2020। जेई मेन 2020 का पहला सवाल देखिए क्या है। इफ स्पीड v, area a and force f are chosen as the fundamental unit, then dimension of Young modulus will be। तो आपको 2 मेथड बताया था, 2 एमा स्टार बताए। पहला एमा स्टार बताया मैंने आपको कि आप देखो जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, स्पीड, एरिया एंड फोर्स, स्पीड, एरिया एंड फोर्स, उसमें और जिसका डायमेंशन निकालना है उसमें कोई रिलेशन है क्या। यंग मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो डायरेक्टली आप एम स्टार सोचेंगे सर मतलब आपको प्रेशर चाहिए, यंग मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर जैसा होता है और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो डायरेक्ट फोर्स और एरिया है सर जी, स्पीड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा f का पावर 1, a का पावर -1 एंड स्पीड v का पावर 0। ये डायमेंशन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बैठ रहा है ना। एक बात बताओ, f और a के टर्म्स में डायमेंशन बताना है तो f बाई a कर दोगे तो डायरेक्टली प्रेशर का डायमेंशन है, तो सीधा f बाई a आंसर होगा, मतलब f1a-1। देखो f1a-1 आंसर। समझ में आ रहा है क्या, तो डायरेक्ट आंसर आ गया सर जी। हाँ, नेक्स्ट देखो, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो मोमेंटम p होता है मास इंटू वेलोसिटी, mlt-1, और एरिया मतलब एल स्क्वायर, एंड टाइम मतलब t का पावर 1। इसको फंडामेंटल माना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पूछिए, एनर्जी। अब इसमें 2 मेथड आपको सिखाए मैंने, 2 मेथड मैंने आपको सिखाया। पहला मेथड सिखाया हमारा स्टार, डायरेक्ट फॉर्मूला सोचने की कोशिश करो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला सोचोगे तो एनर्जी, क्या एनर्जी को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू लेंथ। सर फोर्स तो है ही नहीं, लेंथ भी नहीं है। एक मिनट बेटा 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 बेटा, फोर्स को p बाई टी लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है, और l को हम रूट a लिख सकते हैं। एरिया बराबर होता है l का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ को रूट a नहीं लिख सकते। हाँ, तो ये तो डायमेंशन क्या रहा है, ये डायमेंशन। सर ये p बटा टी इंटू रूट a करे तो सीधा एनर्जी बन जाएगा। हाँ करो, p का डायमेंशन रखो, बटा टी करो, फिर रूट a का डायमेंशन लिखो, सीधा तुमको एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा। मतलब p का पावर 1, a का पावर हाफ, t का पावर -1। रख के देखो एक बार, p बोलो क्या होता है, mlt-1, और एरिया होता है एल स्क्वायर, रूट है तो सिंपल एल बचेगा बटा टी। तो इधर एल से एल का एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, t-1, टी ऊपर गया t-2, एनर्जी आ गया। देखो एनर्जी आ गया। तो p1 a हाफ t-1, p1
ए हाफ P1 ए हाफ T-1, देखो ये आंसर आ रहा है। अच्छा, द्वैमास स्टार क्या था? ये तो सिंपल एमा स्टार, डायरेक्ट फॉर्मूला सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कराया था आपको द्वैमास स्टार। ये द्वैमास स्टार क्या है भाई साहब? सर द्वैमास स्टार है, ये सोचता है कि किस तरीके से हमको एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्टली पी ए और टी सोच के कैसे आएगा। तो देखो एनर्जी में एक मास होता है, दो लेंथ होते हैं, टाइम -2 होता है। तो हम सोच रहे हैं कि एनर्जी में एक मास है, तो एक मास कैसे मिलेगा? तो पी का पावर 1 ही लिखना पड़ेगा, तभी एक मास मिलेगा, क्योंकि टी में एक मास होता है। अगर पी स्क्वायर लिखे तो 2 मास आ जाएगा। सर एरिया और टी में मास है नहीं, तो एनर्जी में एक मास, तो पी का 1 लिखना पड़ेगा। पी का पावर -1 नहीं हो सकता आंसर, पी स्क्वायर नहीं हो सकता आंसर, पी का पावर हाफ नहीं हो सकता आंसर, ये आंसर है। देखो तुम पी ए और टी को कैसे अरेंज करो कि उसमें पी और ए टी का डायमेंशन रख के मास बने। पी ए और टी को कैसे अरेंज करो कि पी और ए और टी का डायमेंशन रख के मास बने। तो पी में एक मास होता है, एनर्जी में एक मास है, तो हमें पी का पावर 1 लिखना पड़ेगा, पी का पावर 1 इज आंसर। अब मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्या सिखाना चाह रहा था। डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, तो आपको बताया था यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी एंड बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सबका डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी हो गया ml2t-2 बटा वॉल्यूम L3, तो ये कट के आएगा ml-1, ml-1 L क्या है t-2, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी इसमें, t-2 होगा, ml-1 t-2 सही है। ml2 नहीं होगा, l-1 t स्क्वायर नहीं होगा, ये t है। पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन प्लैंक कांस्टेंट, करंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट h का पावर x, करंट I का पावर y, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर x y z एंड स्पीड ऑफ लाइट c का पावर मान लो p। तो सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एनर्जी बटा चार्ज, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, एनर्जी बाई चार्ज, तो ये आपकी आ गई एनर्जी बटा चार्ज। अब इसका डायमेंशन क्या बनेगा सोचो। हेलो, हाँ जी सर, देखिए तो ये एनर्जी बटा चार्ज है, हाँ पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी बटा चार्ज से क्या डायमेंशन बनेगा सर? ml2t-2 एनर्जी का, और चार्ज का हो जाएगा तुम्हारा करंट इंटू टाइम, तो करंट एम्पियर इंटू टाइम टी, यही बन रहा है। हाँ, अब एच आई जी एंड सी को अरेंज करके हमें ये डायमेंशन निकालना है, मतलब एक मास चाहिए और एम्पियर का पावर -1 चाहिए, इन सबको मिला के यही चाहिए, ml2t-2 और एम्पियर का पावर -1। एक बात बताओ, सीधा सीधा तुम्हें करंट यहां पे एम्पियर नहीं दे रहा है आई, नीचे एम्पियर ऊपर जाएगा एम्पियर -1, बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखोगे? एम्पियर -1 में आएगा, y की वैल्यू क्या रखोगे? -1। देखो ये डायमेंशन क्या बनेगा, ml2t1 है, t ऊपर जाएगा t-3 a-1, ये बना, हाँ सर ये बना। अब ध्यान से देखो ml2t-3 a-1 बना, हाँ यहां पे एम्पियर -1 कैसे आएगा? इन तीनों को अरेंज करें, इसमें एम्पियर है नहीं, एम्पियर है नहीं, एम्पियर है नहीं, इसी में एम्पियर है, y को -1। अब एम्पियर का पावर -1 होना चाहिए, देखो इसमें भी -1 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब ये क्या तलक हो गया, ये सही हो गया, ये और ये सही हो सकता है। मास हमें अगर फाइंड आउट करना है तो मास किसके किस में है भाई? इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, H और G में मास होता है, हमें क्या चाहिए? एक मास चाहिए। H और G से मास कैसे आएगा? या तो H में मास होता है -m1 और G में मास होता है -1, G का डायमेंशन लिख लो अलग से, H का लिखो। तो हमें या तो हमें चाहिए X का वैल्यू 1, तो ये मास 1 आ जाएगा और Z 0 कर दो, ये चाहिए। कैसे कैसे मास 1 आ सकता है? दोनों को मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो तो मास कट जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखो H है और G -1 है, तो H अगर अकेला रखोगे, H का पावर 1 तो अकेला एक मास आएगा, और G -1 करोगे तो G अगर 1 करेंगे तो -1 आएगा मास। अगर G का पावर -1 है मतलब वो 1/G, मतलब यही लिख लो ना, ये H/G, H का मास m, G का मास -1 ऊपर जाएगा तो m² बोल रहा, हमें तो m चाहिए था, इसको चेक करना नहीं, इसको H 0 है, G -1 है, तो H 0 किया तो ये मास खत्म, X को 0 रखोगे तो H 0 मतलब मास 0 यहां से, और यहां पे G -1, तो G का पावर -1 करोगे, G में माइनस मास होता है तो प्लस m आ जाएगा, ये सही बैठ रहा। H 0 G -1, ये भी मास सही बैठ रहा, ये भी मास सही बैठ रहा। उसके बाद यार मुश्किल हो गया थोड़ा, चलो कोई नहीं, H तो हमने 0 ही कर दिया, G का पावर -1 का मतलब है C का पावर 5/G, यही तो बन रहा है,
करंट तो अलग है। तो सी में कितने लेंथ होते हैं 5 और जी में कितने लेंथ होते हैं 3, तो 3 लेंथ से 5 लेंथ का स्क्वायर, और हमें लेंथ का स्क्वायर ही चाहिए था, तो सही हो गया। अगर सी का पावर 6 करूंगा तो ऊपर 6 लेंथ नीचे 3 लेंथ बचेगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ तो 2 ही चाहिए, तो ये आंसर सही है गलत है। सी का पावर 6 गलत है, सी का पावर 5 गलत है, सॉरी सी का पावर 5 सही है। तो ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, जेईई मेन 2020 का सवाल है। कैसे सोचा, करंट से हिंट लिया, और ये मुश्किल ऑप्शंस बनाए, बहुत मुश्किल ऑप्शन बनाया, लेकिन फिर भी हमने पकड़ लिया बात को। सबसे पहले हमने करंट सोचा कि चार्ज नीचे तो करंट नीचे है, तो पोटेंशियल में करंट नीचे होता है, तो यहाँ पे करंट का पावर -1 आना चाहिए, तो y -1, देखो ये गलत हो गया ना, I 1 है, पहले ये सोचा, उसने मास काटा मास काटा, H0 करते ही मास कट गया, H0 करते ही मास कट गया। बताओ मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, इफ C and V रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लैम्डा, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लैम्डा। देखिए C and V रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, then what are the dimension of lambda where C by V बराबर lambda, where C by V बराबर lambda। ठीक है, तो C and V रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज, तो C का डायमेंशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q²/2C, तो C आ जाएगा Q²/E, ठीक है, और वोल्टेज आ जाता है तुम्हारा एनर्जी बटा चार्ज, तो C by V बराबर लेमडा, लेमडा की डायमेंशन पूछिए, तो C by V बराबर लेमडा, C क्या है Q²/E एंड V क्या है E by Q, तो ये हो जाएगा Q का पावर 3/E², इसमें मास है नहीं, इसमें मास 2 होगा, m एनर्जी में, एनर्जी का डायमेंशन रखोगे m², क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन है mLT-2 mL2T-2, एनर्जी है mL2T-2, इसका स्क्वायर ऊपर में Q3, m² ऊपर जाएगा m का पावर -1, m का पावर -1 सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, सही कर रहा हूं मैं, नीचे m² है, अच्छा नहीं एक मिनट m² है, m² ऊपर जाएगा, m का पावर -2 आ रहा है ना, -3 -1 ये दोनों गलत, m का पावर -2 आएगा। अच्छा लेंथ देखो, नीचे लेंथ 4 ऊपर जाएगा लेंथ का पावर -4, ये आंसर आ गया, खत्म। कितना इजी है देखो, पहला आंसर आ रहा है ना भाई, हाँ बिल्कुल पहला आ रहा है। और करंट I3, तो Q3 है ऊपर, चार्ज को लिखो करंट इनटू टाइम, देखो I3, ये भी सही बैठ रहा है पहला। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट डायमेंशन, पेयर बताना जिसमें डिफरेंट डायमेंशन है। वेव नंबर होता है 1/λ एंड रेडबर्ग कांस्टेंट भी होता है 1/λ, इसमें तो सेम आएगा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस वो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसमें भी सेम डायमेंशन आएगा। कोरेसिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लैटेंट हीट दोनों अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर ms डेल्टा T से निकलता है और ये लैटेंट हीट Q बराबर ml से निकलता है, ये आंसर आपका चौथा आएगा। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंटम एरिया एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मोमेंटम एरिया एंड टाइम लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले F बराबर 6 पाई ईटा RVT में ईटा क्या होगा, ईटा होगा F बटा RVT, ईटा होगा F बाई RVT, तो F बाई RVT हमें चाहिए, मतलब F का डायमेंशन हो गया mLT-2, R हो गया L, V हो गया LT-1, L से L कट गया तो M, L का पावर ऊपर जाएगा L-1, T-2 T-1 कटेगा T-1 बचेगा, ये आ रहा है ML-1 T-1, तो ये हमें चाहिए ईटा। ईटा में एक मास है, हाँ मोमेंटम में एक मास आता है, तो मोमेंटम का पावर 1 सीधा दिख गया, क्योंकि एरिया लिखेंगे उसमें मास है नहीं, टी लिखेंगे उसमें मास है नहीं, तो ईटा में P1 तो आना ही चाहिए, सारे में P1 है, कोई बात नहीं। P1 करने से डायमेंशन आएगा MLT-1, हाँ हमें L-1 चाहिए, लेकिन P लिखने से तो M मास का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, लेकिन मोमेंटम में एक लेंथ आता है, ये L-1 है, तो हम क्या करेंगे एरिया से एक डिवाइड कर देते हैं, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो इसी का डायमेंशन मैं नीचे लिख रहा हूं L² आएगा, कट के बताओ क्या बनेगा ML-1 T-1, वो तो क्या मतलब P बाई A मोमेंटम बटा एरिया सीधा, तो T0 मोमेंटम बटा एरिया T0, ओह वाओ मोमेंटम बटा एरिया T0, देखो मैच कर गया, समझ रहे हो क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, हालांकि थोड़ा नया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AI AU, पार्सेक PC एंड लाइट ईयर आर यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब लार्ज डिस्टेंस,
बिल्कुल से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं, ठीक है ना, हम ये यूनिट यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या वैसे, अर्थ से सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको यूज करता है यूनिट की तरह। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है शायद 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, बड़ा यूनिट है सब। और पार्सेक होता है, लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 1 डे आएगा क्या ये लाइट ईयर, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये लगभग आता है, मुझे याद है 10⁻15 मीटर के आसपास, 10⁻15 लाइट ईयर, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एंड पार्सेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 1 पार्सेक, पीसी 1 पार्सेक इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर, सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। अच्छा, एक सेक भी होता है, सेक सीधा बोलेगा सेक इज द यूनिट ऑफ, सेक इज अ यूनिट ऑफ टाइम, सेक इज अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेक। एक होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट इज अ यूनिट ऑफ मास, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। अब बताओ ऑर्डर बताओ, लाइट ईयर सबसे बड़ा नहीं, पार्सेक सबसे बड़ा होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। जेईई मेन 2023 का सवाल है और ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, तीनों डिस्टेंस का यूनिट है। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी में क्या चाहिए होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको अरेंज करना है f का पावर x, v का पावर y एंड t का पावर z इसके टर्म्स में। तो अब यहां पे मैं डेंसिटी में एक मास है और इधर मास किस में है, फोर्स में, तो क्या मुझे f का पावर 1 रखना ही पड़ेगा। सर क्यों, f का पावर 1 कैसे पता चला, देखो हमको क्या करना है, फोर्स, वेलोसिटी एंड t को इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि उसका डायमेंशन पुट करो तो डेंसिटी के बराबर आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि उसका डायमेंशन में पुट करूं तो वो डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर आ जाए। तो भाई वेलोसिटी में तो मास है नहीं, टाइम में तो मास है नहीं, फोर्स में मास है, तो एक फोर्स रखूंगा तो ये आएगा mlt - 2। अब बताओ यहाँ पे नीचे L3 चाहिए, ये तो ऊपर L आ रहा है, तो क्या करोगे, टाइम में लेंथ है नहीं और नीचे मुझे 3 लेंथ चाहिए, ऊपर अभी लेंथ दिख रहा है, नीचे 3 लेंथ चाहिए, तो v का पावर 4 कर दो। जैसे तुम v का पावर 4 करोगे, L का पावर 4, t का पावर -4, ये कट के नीचे लेंथ आ गया, डेंसिटी में नीचे लेंथ होता है 3, तो एफ वी का पावर नीचे 4 आएगा, एफ बटा वी 4 मतलब ये आ जाएगा एफ वी का पावर -4। ये जिसमें बन रहा वही आंसर हो सकता है, एफ वी -2, एफ वी -2, एफ वी -4, ये आंसर सही है। एफ स्क्वायर तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। और एफ वी 4 देखो, एफ में एक लेंथ आता है, वी में एक लेंथ आता है, तो लेंथ का पावर 4, एक लेंथ ही है, तो इतने सारे लेंथ हो जाएंगे, जबकि डेंसिटी में नीचे लेंथ होता है, ऊपर लेंथ ही नहीं होता। तो नीचे लेंथ कैसे आएगा, जब नीचे लेंथ रखोगे, वेलोसिटी रख के वेलोसिटी में लेंथ आता है। समझ में आ रहा है क्या। Speed of the wave produced in a water is given by, speed of the wave produced in a water is given by v बराबर lambda का पावर a, g का पावर b, rho का पावर c, where lambda, g and rho are the wavelength of the wave, acceleration due to gravity and density of water respectively, then value of a, b and c respectively is r, value of a, b, c respectively r। a, b, c की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो सर कैसे निकालें इसको, लेमडा का पावर ए, जी का पावर बी, रो का पावर सी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव मतलब इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, LT - 1। तो इन सबको कैसे रखूं कि इनका डायमेंशन पुट करने के बाद LT - 1 आ जाए। तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तो इसमें तो एक एल आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, तो ये आएगा LT - 2, ये पावर ए, पावर बी, एंड रो है मास अपॉन लेंथ का क्यूब का पावर सी। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, इसमें मास ही नहीं, इसमें मास, इसमें अगर मास आ गया तो गड़बड़ कर देगा। तो ये 0 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, सी इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0, इसमें 0 है। कैसे पता चला सी 0 होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं कि लेमडा में मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, और इधर मास चाहिए ही नहीं, तो रो को अगर रखूंगा तो मास लाएगा, उस मास को कोई काट नहीं पाएगा, रो की डेंसिटी में मास है, तो ये तो आनी नहीं चाहिए। गजब। और ये है एल का पावर ए और एल का पावर बी, और इधर 1 है, तो इन दोनों में ए और बी का पावर क्या हो कि एक लेंथ है, तो या तो A1 हो B0 हो, A1 B0 है क्या, A1 B -1। अगर मैं एक 1 रखूं, इसमें -1 रखूं, तो -1 का मतलब नीचे एल से एल कट जाएगा, आंसर होगा ही नहीं।
ये तो पहले से गलत है, 1 1 दोनों रखो तो ये भी 1 1, तो एल स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर होगा नहीं, हाफ हाफ में आंसर आ जाएगा। कैसे? यहाँ पावर हाफ रखो तो एल का पावर हाफ, बी को हाफ रखो एल का पावर हाफ, पावर हाफ मतलब 1, एल का पावर 1, ये आंसर है। तो मैं दिख नहीं रहा, बता, एक कमेंट तो इस पर करके जा कि सर क्या पढ़ाया है, देख के पता चल रहा है कि आंसर कहाँ आएगा, सिर्फ देख के पता चल रहा है आंसर क्या आएगा। इधर देख, frequency nu of the oscillating liquid drop may depends on the radius of the drop, density of the liquid and surface tension। देखो ये वेलोसिटी है, तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी है उसका डायमेंशन होगा lt माइनस 1 इज इक्वल टू r का पावर a, रो का पावर b, सरफेस टेंशन का पावर c। ठीक है, ठीक है, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, तो फ्रीक्वेंसी तो होगा m0 l0 t का पावर माइनस 1। अब देखो इसमें एक r है, रेडियस है ना, डिपेंड्स ऑन आर ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो आर तुम्हारा रेडियस है, मतलब एल का पावर ए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का पावर बी, सरफेस टेंशन होता है एम टी का पावर माइनस 2 का पावर सी। हमको मास काटना है किसी तरीके से, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी है मतलब मास नहीं है। सीधा मास कैसे कटेगा सोचो, अगर बी और सी दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रखूं तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मास है, मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको ना बी और सी का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट रखना चाहिए। यहां पे बी और सी, ए तो हम हटाओ, बी और सी, हाफ और माइनस हाफ ये आंसर हो सकता है, हाफ और माइनस हाफ ये भी हो सकता है, हाफ और माइनस हाफ ये भी हो सकता है, हाफ और हाफ ये नहीं हो सकता। 3 सही आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी तो मास कटेगा। देखो ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी तो मास कटेगा। ओके, दिमाग लगा लिया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लेंथ है क्या? नहीं। इसमें लेंथ है क्या? नहीं। सॉरी, इसमें टाइम है क्या? नहीं। इसमें टाइम है क्या? नहीं। टाइम तो इसी में, हाँ। और इधर टाइम क्या है? -1। तो सी की वैल्यू कितना रखोगे? इधर टाइम -1 आएगा, सी की वैल्यू हाफ रख दो, 2 से 2 कटेगा, -1 टाइम बचेगा, -1। सी की तो वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस हाफ नहीं होगा। ये दोनों आंसर हो सकते हैं ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब यहां पर लेंथ इस दोनों से आएगा, हमें लेंथ को काटना है, तो लेंथ को काटने के लिए इसमें लेंथ नीचे, इसमें ऊपर है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ कट जाएगा, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसमें दोनों का साइन अपोजिट है, नहीं होगा, ये आंसर होगा, पहला आंसर आएगा। देख लो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे, नहीं, दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? मान लो एल का पावर मैं रखूं -3/2, तो ये आ जाएगा एल का पावर -3/2, मतलब नीचे एल का पावर 3/2 मल्टीप्लाई, इसका पावर मैं रखूं -हाफ, तो लेंथ का पावर -हाफ रखूं, तो ये 1/L3 नीचे है और -हाफ रख रहा हूं, तो एल बनेगा नीचे ही एल का पावर -3/2 और एल का पावर 3/2। एल कट गया क्योंकि लेंथ 0 करना है, इसी में तो बन रहा है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अगर इसमें पॉजिटिव रखूं तो लेंथ का पावर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आएगा, इसको निगेटिव रखूंगा तो नीचे लेंथ था, निगेटिव होकर ऊपर आ जाएगा, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी सी सोच है जो तुमको देखनी है, सीधा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, equation of the circle is given by x square plus y square by y square, where a is the radius. If the equation is modified to change the origin other than 0, 0, then find out the correct dimension of a and b in this equation। तो यहां पर लिखा है x माइनस ए टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही डायमेंशन लिखा है, इक्वेशन लिखा। हाँ, देन डायमेंशन ऑफ t is given as t का पावर -1, द डायमेंशन ऑफ t इज गिवन एज t का पावर -1। ठीक है, मतलब टाइम का स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। देन a का डायमेंशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो x बराबर आएगा आपका 80 प्लस वो माइनस वो बराबर करेंगे, तो x बराबर 80, तो a बराबर आ जाएगा x बटा टी, x का डायमेंशन l और t का बोला t-1, तो t-1 ऊपर जाएगा तो lt आ जाएगा आंसर। a का डायमेंशन lt सिर्फ इसी में है, b है, b निकाल लो, यहां से y बराबर t बाई बी आएगा तो b हो जाएगा t बाई वाई, t का डायमेंशन t-1, एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर टू फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ द मास। जे नीट 2016 का सवाल था, ये कराया मैंने आपको, नीट 2016 का सवाल है, कराया था एकदम से। अच्छा, उसमें लेंथ निकाला था, टाइम निकाला, इसमें मास निकालना है। कह रहा है मास बराबर c का पावर x, g का पावर y एंड h का पावर z। ठीक है, chosen as fundamental quantity, then dimension of mass in the new system। एक बात बताओ, इधर मास है मतलब मैं कह रहा हूं m का पावर 1, लेकिन लेंथ 0 t 0, लेंथ नहीं चाहिए मुझे, हाँ सर लेंथ नहीं चाहिए। और मास 1 कैसे आएगा? c में मास है क्या? नहीं, c में तो lt-1 का पावर x है, g में m-1
L3t माइनस 2 का पावर y है, और h क्या है m L2t माइनस 1 का पावर z। अब इन तीनों को c, g और h को कैसे रखूं कि उसको रखने के बाद प्रोडक्ट और डिवाइड करने के बाद जब उसका डायमेंशन पुट करूं तो ये आ जाए, मास आ जाए, बस कैसे रखूं। तो सबसे पहली बात देखो सर, इधर मास -1 है, इधर मास m का पावर 1 है। अब y और z की वैल्यू क्या हो कि एक मास है, तो इसमें h यहां रखा है, h का पावर तुम्हारा क्या है z, और g यहां है, g का पावर है y। तो अगर मैं h का पावर हाफ और g को 1 रखूं, h का पावर हाफ और g को 1 रखूं, तो क्या मास बनेगा। h का पावर हाफ कहां है, इसका वैल्यू हाफ रखूं तो m का पावर हाफ, और g को रखूं 1 तो 1, तो ये बनेगा m का पावर -1, ये 1 रखूंगा तो -1 बनेगा, और यहां पे मास का पावर हाफ, ये नीचे m का पावर -1/2 आएगा। देखो ना, -1 और हाफ जोड़ो, माइनस हाफ आएगा, ये तो नहीं आएगा, होगा आंसर। ये h1g -1, मतलब ये कह रहा है h/g, कह रहा है कि मास का डायमेंशन h/g आएगा। h का मास m, देखो h में एक मास है और g में है मास का पावर -1, तो ये तो m² आ रहा है यार, ये तो हो ही नहीं सकता। h का पावर -हाफ, g हाफ, इसमें मास निगेटिव में आएगा, कैसे, g का पावर हाफ बटा h का पावर -हाफ, तो h का पावर हाफ, यहाँ पे नीचे मास पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, ऊपर जाके निगेटिव बनेगा, मतलब यही आंसर बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आएगा, मुझे नहीं पता चौथा आंसर आएगा, कमेंट करके बताना चौथा है कि नहीं, कमेंट करके तू बताना चौथा है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, डिटरमाइन व्हिच वन इज करेक्ट, दैट इज द टाइम पीरियड एंड g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज r। ओके, t टाइम है, हाँ, तो इधर टाइम है तो इधर भी टाइम चाहिए, तो ऊपर है तेरा 4π² डायमेंशनलेस, उसको छोड़, r² मतलब लेंथ का स्क्वायर, g है तेरा m -1 L3 t -2 इंटू m। अब सोच यहां से मास कट रहा है क्या, हाँ, ये तो r² है, g का डायमेंशन होता है m -1 L3 t -2, और देखो मास का पावर 1 कट रहा है, मास तो कट रहा है, ठीक है, क्या लेंथ कट रहा है, क्योंकि इधर तो t है मतलब लेंथ नहीं है, तो यहां पे लेंथ कटना चाहिए, यहां पे लेंथ 3 है, वहां पर 2 है, नहीं कटेगा। सेम यहाँ पे एक लेंथ है, g में नीचे 3 लेंथ आता है, नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 लेंथ है, g में 3 लेंथ आता है, कट जाएगा। ये तो लेंथ लाएगा, लेकिन इधर लेंथ ही नहीं, तो डायमेंशनली एकदम गलत है, इधर l का पावर 3, इधर t², इधर और कुछ है ही नहीं। क्या टाइम लेंथ के बराबर होता है, नहीं, थर्ड इज आंसर, सीधा आंसर बैठ रहा है, देखो थर्ड इज आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, देखो क्या है ये, g be the universal gravitational constant and u is the energy density, then which of the following quantity gives the dimension of root under u into g। root under u into g का डायमेंशन कैसे आएगा, तो एनर्जी डेंसिटी होता है m l -1 t, एनर्जी है -2 एनर्जी डेंसिटी, और g है तेरा m -1 L3 t -2, तो m -1 से m -1 कट, m -1 से m कट जाएगा, l -3 L3, तो यह आ जाएगा रूट अंडर l², और t -2 t -2 t -4, l² बाहर जाएगा l, और t -2 lt -2 आ रहा है, lt -2 क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास, हाँ mlt -2 सही तो है, एनर्जी पर यूनिट मास में ml2 आना, L2 आना चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी बटा मास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है क्या, v/m, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी होता है तेरा ml2t -2 बटा m से m कट गया, तो L2 नहीं है ना इसमें, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स प्रेशर बटा मास, नहीं प्रेशर में l -1 आ जाएगा, तो ये आंसर सही है तेरा चौथा। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज l² t -2 k -1, स्पेसिफिक हीट, तो Q बराबर ms डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगा आपका S बराबर एनर्जी ml2t -2 बटा m इंटू डेल्टा थीटा, मास से मास कट गया, l² t -2 k -1, L2 t -2 k -1, L2 t -2 k -1, एकदम सही है। डायमेंशन ऑफ द गैस कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू nRT, तो यहां से R बराबर होगा PV बटा NT, तो P हो गया तेरा ml2t -2, N हो गया नंबर ऑफ मोल, और T हो गया तुम्हारा केल्विन, ml2t -2 k -1, ml2t -2, यहां t -1 लिखा है, ये गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यस पहला सही दूसरा गलत। और ये जो n है ना वो नंबर ऑफ मोल है, तो कई लोगों को लगता है नंबर ऑफ मोल डायमेंशनलेस हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल डायमेंशनलेस नहीं होता ना भाई,
सर क्यों नहीं होगा नंबर ऑफ मोल डायमेंशन इज? क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना है ना हमने उसको। नेक्स्ट देखो, द de Broglie wavelength associated with a particle of mass इतना, then h बटा रूट अंडर 2m the dimension formula of Planck constant। तो Planck constant का तो पता है ml2t-1 होता है, ml2t-1 होता है, चाहे वो भाई फॉर्मूला ये सही लिख रहे हो तो चाहे किसी भी फॉर्मूला में प्लैंक कांस्टेंट है, अगर फॉर्मूला सही है तो प्लैंक कांस्टेंट तो प्लैंक कांस्टेंट है, चाहे E बराबर HF से निकालो, E बराबर HF से निकालो या लैम्डा बराबर H बटा P से निकालो, बात तो सेम ही है। प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम सेम डायमेंशन, ये से पढ़ा है हमने। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन, मोमेंट ऑफ फोर्स तो टॉक हो गया, लीनियर मोमेंटम अलग है, पहला तो सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, दूसरा गलत होगा। द मास इज रिटन एज, मास को लिखा है कि c का पावर p, g का पावर माइनस हाफ, h का पावर हाफ, देन वैल्यू ऑफ p विल बी। अच्छा मास कैसे आएगा वो ये लिखा है, तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मास आएगा मतलब लेंथ नहीं आएगा, टाइम 0 आएगा, ये तो हटाओ, तो ये है तुम्हारा h का पावर हाफ, g का पावर माइनस हाफ, तो h लिखोगे m l 2t-1 का पावर हाफ मतलब पावर हाफ बटा 2 बटा 2 बटा g का पावर माइनस हाफ मतलब रूट g नीचे आएगा, तो g का पावर माइनस 1 बटा 2 नीचे, और g में L3 होता है, L3/2 इंटू टाइम माइनस 3/2। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करो कि मुझे मास चाहिए, तो m हाफ है, m माइनस हाफ है, ऊपर जाके दोनों ऐड होंगे, कटेगा नहीं, है एक हाफ है एक माइनस हाफ है, ऊपर नीचे जो माइनस हाफ है ऊपर ले जाओगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो m आ जाएगा, फिर लेंथ कटना चाहिए, तो लेंथ का पावर यहां पे है 1 और यहां पे 3/2, तो अगर 3/2 को ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 होगा ना, हाँ L3 होता है, फिर रूट लगा है, ठीक है ठीक है। तो ये अगर ऊपर गया ये, तो ये बनेगा L का पावर 1 माइनस 3/2, 2 LCM लेंगे, 2 में से 3 जाएगा, L का पावर माइनस 1/3 आ रहा है, 1/2 आ रहा है क्या, 1.5 में से 1 जाएगा, हाँ हाफ आएगा, तो इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए, तो कट जाएगा, एक लेंथ हाफ रखो कट जाएगा, ये आएगा आंसर। सर नहीं समझ में आया, बताता हूं, मुझे इधर मास 1 लेंथ 0 t0 चाहिए, तो लेंथ को 0 करना है, हाँ। अब यहाँ पे c का डायमेंशन रखोगे तो LT-1 का पावर p आएगा, हाँ। तो बोलो यहाँ से L का पावर क्या आ रहा है p, यहाँ से L का पावर क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 3/2, यही बनेगा। इधर लेंथ का पावर 0 तो इधर भी 0, p प्लस 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो 1 में से 3/2 जाएगा माइनस हाफ को उधर ले जाओ, ये p बराबर हाफ आंसर आ गया, यही तो हो गई। अरे वही मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था, लिख दिया तो तुमको लग रहा हो वाह मास्टर अच्छा है हमारा। इधर देखो, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड एज E बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बटा AT, ठीक है, वेयर E X and T have dimension of energy, length and time, ठीक है, then dimension of A dot B is, तो A dot B का डायमेंशन निकालो। सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ E बराबर B बराबर एक्स स्क्वायर बटा AT, अब AT किस में है, सब दोनों में डिवाइडेड है, चाहे काम करो ऐसे रहने दो, पहले आप लिखो E बराबर AT को B स्क्वायर से डिवाइड करते हैं LCM के अकॉर्डिंग, तो B बटा AT माइनस एक्स स्क्वायर बाई AT, और माइनस को हम बराबर लिख सकते हैं, खत्म। तो यहां से A बराबर आ जाएगा, A को इधर ले जाओ, तो A बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ET, और B बराबर आएगा तुम्हारा A इंटू टी, B बराबर क्या आएगा AT, इसको इसके बराबर रख दो ना, तो B बराबर आ रहा है A इंटू टी। अब हमें डायमेंशन चाहिए किसका, ये A था, हमें किसका डायमेंशन चाहिए AB का, तो A तो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई ET, अच्छा B को AT रखोगे तो A तो A है, B को रखोगे A इंटू टी, तो आ जाएगा A स्क्वायर इंटू टी, A स्क्वायर इंटू टी, A क्या है, ये तो खुद एक्स स्क्वायर बाई ET, तो इसको रखोगे आप A स्क्वायर मतलब x का पावर 4 E का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू टी, टी से टी कटेगा नीचे टी आ जाएगा। एनर्जी में आता है मास का स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे मास का पावर -2, मास का पावर -2 कहीं है नहीं है, मास का पावर माइनस होने मतलब मैंने कुछ गलत किया, चलो छोड़ो, ये देखो पहले
E बराबर 80 दोनों में डिवाइड करेंगे तो b बाई 80 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 80। क्या यही लिखूंगा? हाँ सर यही लिखोगे। अब मुझे बताओ इसको इसके साथ इक्वल करूं तो एक्स स्क्वायर बाई 80 इज इक्वल टू ई। एक ऊपर ले जाओ तो a बराबर x बाई ई इंटू टी आ गया। हाँ सर अगर मैं इसको इसके साथ बराबर कर दूं, ये एक काम करूं, इसको इसके साथ बराबर करो, ये दोनों बराबर ही तो है, a से नीचे कट गया। अच्छा b तो सिंपल एक्स स्क्वायर है ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूं मैं, अच्छा अलग कर लिया था इसीलिए, b तो एक्स स्क्वायर है। वैसे भी इन दोनों को बराबर करोगे तो 80 से 80 कट के b बराबर एक्स स्क्वायर, तो b तो सिंपल एक्स स्क्वायर है। अब a इंटू बी चाहिए, a है तुम्हारा x बाई ई टी और ये सिंपल तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ गया x का पावर 3 बटा ई टी। ई में एक मास आएगा, मास ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही है, मास का पावर -1, ये गलत है, मास का पावर -1 और नीचे L2 है ऊपर L3 है तो ऊपर L बचेगा इंटू L बचेगा और नीचे L2 ऊपर एक्स क्यू है ना तो L3 आ गया और t-2 और t1 ऊपर जाएगा t। देख भाई कहीं ऐसा आ रहा है L-2 L स्क्वायर L-2 L0, अरे यार कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसमें क्यों फंस रहा है यार। b तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और a अगर मैं इसको इससे बराबर कर दूं तो a बराबर क्या आएगा, इधर a ले आओ तो a बराबर आएगा एक्स स्क्वायर बाई ई टी। तो हमें डायमेंशन चाहिए a इंटू बी का, तो a हो गया तेरा एक्स स्क्वायर बाई ई टी एंड b हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर से यहाँ कुछ गलत कर लिया था, तो x का पावर 4 बटा ई टी है, नीचे आ जाएगा तुम्हारा e में l स्क्वायर ऊपर L2, तो ये आएगा m-1 L2 एंड T1, m-1 L2 T1, m-1 L2 L2 m-1 L2 T1, ये आंसर है। सॉरी थोड़ा हो जाता है कभी कभी। अब मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ml-1 t-2 प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अप्लाइड ऑन द सिस्टम। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, टॉर्क होता है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख ले ईटा बटा टॉर्क, तो टॉर्क होता है ml2 t-3, टॉर्क होता है ml2 t-3, ठीक है सर। पर यूनिट टॉर्क इज अप्लाइड ऑन सिस्टम देन मेजर्ड क्वांटिटी हैज डायमेंशन इतना, ये b is 3 देन वैल्यू ऑफ c is। तो यहां पे जब इसको लिखा है तो उस फॉर्मेट में लिखा है, तो m से m तो कट गया यार और L2 है ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 एंड -3 -2 कटेगा t-1 तो t का पावर 1 बचेगा और ये बचा इसका डायमेंशन है m का पावर a L का पावर b t का पावर c, तो a तो तुम्हारा 0 आ गया और ये b -3 के बराबर आ रहा है और c 1 आ रहा है। अगर बोला b 3 है, b 3 है तो b तो -3 आ रहा है, तो c क्या होगा, तो c 1 आ रहा है। b 3 है तो c -1 आएगा, जो माइनस आ रहा है उसको इसने प्लस बोला है, तो c की वैल्यू क्या होगी टॉर्क में। अच्छा नहीं, टॉर्क में -3 नहीं होता है, -2 ही होता है टॉर्क एनर्जी, तो -2 से -2 कट गया तो t 0 आ रहा है यहां पर, तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 0 होगी यार, c की वैल्यू 0 होगी इसमें, शायद आंसर की मैं कुछ गलत दिया हो लेकिन c की वैल्यू 0 होगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतनी बार कर लिया, m-1 L3 t-2 ये आएगा पहले का चौथा, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में है। फिर डी का पहला है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L-t-2, तो इसका L-t-2 पहला एकदम सही आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 24, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब P चार्ज इनटू लेंथ एंड द मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल आएगा करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है I से रिप्रेजेंट करते हैं, नीट 2025 में सवाल भी आया। देन वैल्यू ऑफ P एंड Q, P एंड Q क्या है, अच्छा पहले तो ये आ गया तुम्हारा P बाई M का डायमेंशन, Q L करंट को लिखो, सॉरी Q को लिखो तुम करंट इंटू T, ये L बटा करंट I, ये क्या है तुम्हारा ए एरिया तो L2, तो I से I कट गया तो T का पावर 1 और L2 है ये L1 है तो L का पावर -1 आएगा और ये डायमेंशन लिखा है M का पावर P, L का पावर Q, T का पावर R, A का पावर S, तो इससे कंपेयर करो किसकी वैल्यू पूछी P एंड Q। M का पावर P, M का पावर क्या है यहाँ पे 0 तो P आएगा 0 और क्या पूछी Q, तो L का पावर यहाँ पे Q -1, 0 और -1 आंसर बनेगा, 0 और -1। समझ में आया क्या,
नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी तो घबराना मत, ठीक कर लेना, एक आध हो सकता है ऊपर ले जाने में मैं मतलब प्लस को प्लस ही रख लिया हो या माइनस को माइनस रख लिया हो, तो होता है ये रिकॉर्डिंग में एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक, बाकी सब मैंने सही कर दिए। कितने सही हुए आपके ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, निकल लीजिए।